कभी भी फिनाइल या एराइल ग्रुप लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बल्कि तो घटनी चाहिए थी। घटनी क्यों चाहिए थी? प्लस आर की वजह से, लेकिन उल्टा बढ़ जाता है। नोट लगाकर इस पॉइंट को लिखेंगे, क्वेश्चन यहां से निकट भविष्य में जल्दी ही बनेगा। नोट लगाकर लिख देंगे। लिखिए, डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप्स सच एज direct attachment of groups such as direct attachment of groups such as phenyl or vinyl, phenyl or vinyl, direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid, to the carboxylic acid increases the acidity of the corresponding carboxylic acid, increases direct attachment of groups such as phenyl or vinyl to the carboxylic acid, comma, increases the acidity of corresponding carboxylic acid, increases the acidity of corresponding carboxylic acid, contrary to the decrease expected due to resonance effect, contrary to the decrease expected due to resonance effect। कहता है, ये इधर सुनो क्या कह रहा है। ये आपका कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इधर भी है और इधर भी। वापिस से रिजल्ट ध्यान रखो, क्या है? दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कि नहीं है? कह रहा है अगर आपने यहां पर कौन सा ग्रुप लगाया हुआ है? विनाइल। ये कौन सा ग्रुप जोड़ दिया आपने, बताओ? या फिर कौन सा ग्रुप जोड़ दिया है आपने, बताइए? फिनाइल। सही बात है कि नहीं है? कहता है इन ग्रुप्स के आने से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किसके कंपैरेटिव? जब यहां पर कौन सा ग्रुप होगा आपका? एल्काइल ग्रुप। बल्कि घटनी चाहिए थी। घटनी क्यों चाहिए थी? आप बताओ। इसका क्या लगेगा? प्लस आर। इसका भी क्या लगेगा? बल्कि उल्टी बढ़ जाती है। समझा दिया था मैंने पूरा लास्ट क्लास में। नहीं भी समझ में आया तो इंपॉर्टेंट क्या है? रिजल्ट। ये आपके सामने किसका ऑर्डर रहेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंचे थे? 25 हो गया था? हो गया था कि 26? जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये जेई के लिए छोड़ रखा है एनसीईआरटी ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार जेई एडवांस का पीवाई क्यू पूछ लेता है, पर लोग उसको ऐसे हाईलाइट करते हैं कि देखिए तो जेई एडवांस का था, लेकिन था तो एनसीईआरटी में ही। जेई एडवांस का है तो क्या हुआ? है तो एनसीईआरटी का ही। जेई एडवांस के भी करवा दिए जाते हैं, वो वाले जो मास्टर से हो जाते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कभी भी एज इट इज। इनमें सभी में सबसे कम एसिडिक कौन है? मुझे इतना बता दो, सबसे कम एसिडिक कौन है? बस इतना बता दिया तो आपने काफी है। देखो ये आपके सामने कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये भी कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप देखो यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका? एल्काइल वाला। सही बात है कि नहीं है? ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है आपका? विनाइल। ये फिनाइल। और ये इस जैसा ही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में वन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे
कम होगी, ये क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की कैसे कंपेयर करें, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की कैसे कंपेयर करें। नो डाउट यहां पर आपका देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। प्लस आर एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम। लेकिन साथ में क्या लग रहा है, माइनस आई भी। ठीक है, माइनस आई किसके थ्रू ऑपरेट करता है, सिग्मा के थ्रू। बताइए यहां पर इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। सही बात है कि नहीं है। और सिग्मा के थ्रू कौन सा लग रहा है, माइनस आई। बताइए यहां पर भी इसका पाई बॉन्ड के थ्रू कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आर। लेकिन सिग्मा के थ्रू कौन सा लग रहा है, माइनस आई। अब इनको आपस में दोस्तों कैसे कंपेयर करें, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इनमें आर इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं जब यहां से H प्लस हटाओगे तो कॉन्जुगेट बेस में क्या चलेगी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो वहां पर आर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनका आंसर आर से नहीं आएगा, इनका आंसर आई से आएगा। किससे आएगा, आई से। मतलब क्या कहना चाहते हो सर, बताओ इन तीनों का माइनस आई कंपेयर करो। क्या कंपेयर करो, माइनस आई। और बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई किसका रहेगा, फोर्थ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ की सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड, तो फिर आएगा आपका थर्ड, और उसके बाद सेकेंड। पता है मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को बहुत पहले करवा सकता था, इंडक्टिव के एप्लीकेशन में करवा देता, आपको हवा भी नहीं लगती और आप सही आंसर दे देते। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव जब आप पढ़ रहे थे तो आपको रेजोनेंस की नॉलेज ही नहीं। आप सोचो एक बार, भूल जाओ रेजोनेंस, क्या करो, भूल जाओ रेजोनेंस। आप बताओ इंडक्टिव के हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर और फिर आगे आंसर। मैं बोलता देखो जे एडवांस का क्वेश्चन यूं हवा में उड़ा दिया, लेकिन अप्रोच गलत, आंसर पहले मालूम था। जब वो स्टेटमेंट में पूछेगा क्या यहां पर इसका प्लस आर है, प्लस आर लग रहा है, लेकिन प्लस आर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। याद है ना, जब सामने वाले में क्या चलती है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो यहां पर आर का कोई खास रोल होता नहीं। इसीलिए हमने इनका डिसीजन किससे लिया है, आई से। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था जो हमने किए थे वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है, कभी भी इनके ऊपर बातें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा, अब वो ओवरऑल कंपैरिजन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ सकता हूं। अब वो जो क्वेश्चन है वो ओवरऑल कंपैरिजन का है, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनाओ और एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करो। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारे सामने दिया गया है एल्काइन। क्या दिया गया है, एल्काइन। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करनी है इसकी। उसके बाद आपके सामने कौन दिया गया है, एल्कोहल। ये आपके सामने एल्काइन है, ये आप लोगों के सामने एल्कोहल है, फिर यहां पर वाटर है, फिर अगर अपन बात करें फिनॉल है, फिनॉल आप लोगों के सामने दिया गया है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों के सामने है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपके सामने सल्फोनिक एसिड है। बस इससे ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं। इनको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। इनका हमने नाम भी लिखना सीखा है। कंपेयर कर दीजिए इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का। यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जल्दी से जल्दी कंपेयर करेंगे मेरे भाई लोगों। सिंपल है, कुछ भी हवा नहीं लगे, H प्लस हटा, कॉन्जुगेट बेस बना। ये तो यूनिवर्सल फंडा है। कुछ हवा नहीं लग रही तो H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सिंपल सा फंडा है। लगभग हम 30 के आसपास क्वेश्चंस एसिडिक स्ट्रेंथ के कर रहे हैं। इतने क्वेश्चंस तो आपके पूरे मॉड्यूल में भी नहीं है। मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस है वो नोटबुक में नहीं लिए गए। ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को, सुलटा पाए आप इसको। आइए कॉन्जुगेट बेस बता दीजिए मुझे, बताओ इसमें कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे। H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस, तो बताइए यही कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्या। चलिए दूसरे वाले का कॉन्जुगेट बेस साथ के साथ बनाओ। H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस, नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा,
ऑक्सीजन पर। अगले वाले में भी बताओ, H प्लस हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। क्लियर? तो यहां से हमने H प्लस हटा दिया है, कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। नेक्स्ट वाले में भी H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। साथ के साथ कॉन्जुगेट बेस आप लोग मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे। ये हटा दिया हमने H प्लस। नेक्स्ट वाले में भी H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। तो मैं इस बार H प्लस को पहले लिख देता हूं और ये बन गया है आप लोगों के सामने कॉन्जुगेट बेस। नेक्स्ट वाले में फिर से H प्लस हटा दीजिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए। नाउ यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेसिस। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। सही बात है कि नहीं है? आइए कंपेयर करते हैं दोस्तों। बताइए, ध्यान से सुनते हुए जाइए, ध्यान से। इन दोनों में से विच वन इज मोर स्टेबल? दोनों में से विच एनायन इज मोर स्टेबल? बताओ, यहां पर आपका कार्बन पर नेगेटिव है, यहां पर ऑक्सीजन पर। दे बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, एंड पीरियड में कौन डिसाइडिंग फैक्टर? En। सही बात है। तो बताओ, ये कार्बन आपका क्या है? Sp। और ये ऑक्सीजन कैसा है? Sp3। बताइए किसकी En ज्यादा है? Sp3 ऑक्सीजन की या Sp कार्बन की? Sp3 ऑक्सीजन Sp कार्बन का En में पापा। वन जंप रूल, नाइट्रोजन से आगे जा सकता है, ऑक्सीजन से नहीं। इसका मतलब आसानी से हम स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि इस एनायन से ज्यादा स्टेबल एनायन ये वाला है। बताओ किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? गौर से चेक कर लो इसको। इसका मतलब इससे ज्यादा एसिडिक नेचर इसका है। अगर हमसे इन दोनों हाइड्रोजन्स का एसिडिक नेचर कंपेयर करवाए, देन दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। नाउ अगले वाला को, दोनों को कंपेयर करो। आप बताइए, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, En भी देखो सेम। अब आपका En साइज सेम हो चुका है, तो फिर क्या देखोगे? रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। बताइए, यहां पर आपका आर ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई, एंड प्लस आई से एनायन को डीस्टेबलाइज, और यहां पर हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। आप समझ गए होंगे, अल्क हम कब लिखते हैं? जब हमें कार्बन की संख्या नहीं मालूम। तो ये है एल्कोक्साइड, आरओ माइनस। और OH माइनस तो आप फिजिकल में भी कई बार जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एल्कोक्साइड की हाइड्रोक्साइड? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, इससे ज्यादा स्टेबल आपका कौन रहेगा? हाइड्रोक्साइड आयन। नेक्स्ट वाले में बताइए, हाइड्रोक्साइड वर्सेस फिनॉक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड। ये हमारे सामने रहेगा फिनॉक्साइड आयन। बताइए, हाइड्रोक्साइड वर्सेस फिनॉक्साइड। देखो नेगेटिव चार्ज, एटम सेम, आप En भी क्या मान लो? सेम। उसके बावजूद ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। आप बताइए, क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन, क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था? नहीं। पर योर फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और बताइए कैसे रेजोनेंस होगा? नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। सही बात है कि नहीं है? तो नेगेटिव चार्ज आपका यहां पर आ जाएगा। फिर से रेजोनेंस करेगा, जी हां, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम समझ गए, क्यों आगे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं। जो आप कहना चाहते थे वो हमें क्लियर हो गया है, क्या? कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन हमें आगे भी कंपैरिजन करना है। फिर से, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, सही बात है। अब बताइए जरा ध्यान से सुनकर, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है इसकी? कितनी बनी है? 5। सही बात है। ये देखो, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है कि आपके हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल आपका कौन सा है? फिनॉक्साइड। इनफैक्ट ये आंसर तो मैं इंडक्टिव से भी दे सकता था, इंडक्टिव से भी दिया जा सकता था। आप बताइए, हाइड्रोजन का इंडक्टिव नील बटे, लेकिन फिनाइल का इंडक्टिव माइनस आई। मैं माइनस आई से भी इसको समझा सकता हूं, दोनों से आंसर क्या आ रहा है? सेम।
पर हमने रेजोनेंस से दिया आंसर, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेटिव इफेक्ट है, पहले आंसर दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट वाले में अब जरा ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो आपके सामने H प्लस हटाने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलेट आयन। ये हमारे सामने, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? जी हां। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पर है, यहां भी नेगेटिव चार्ज किस पर है? बताओ, ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? और ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है कि डीलोकेलाइज्ड? दोनों। हालांकि ये नेगेटिव चार्ज कैसा था? लोकेलाइज्ड। मतलब इट वाज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, बट इट वाज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा स्टेबल ये था। लेकिन अब इन दोनों में अगर अपन बात करें तो इसमें भी रेजोनेंस है। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। बताइए, रेजोनेंस करने के बाद आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पहुंच गया है? ऑक्सीजन। अब जरा रुकेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इन दोनों पर बातें फिर से एनटीए आपसे कर सकता है, क्योंकि ये दोनों एनसीईआरटी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किए हैं थ्योरी के अंदर। कहा है सर? आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपकी नोटबुक एनसीईआरटी बन जाएगी एक टाइम के बाद। ठीक है, तो बताइए आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? देखो, आप गलत आंसर दो, मुझे कोई दिक्कत। कार्बोक्सिलेट आयन नहीं, काफी बच्चों को फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस ज्यादा है। इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी? 5। और इसकी कितनी बनी? 2। अब आप ध्यान से समझिए, मैं आपको एक एनायन और रख के देता हूं, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, क्लियरिटी आनी चाहिए चीजों में। एक एनायन आपके सामने ये है, ठीक है बच्चे? एक एनायन आप लोगों के सामने ये है, एंड आई वांट टू आस्क यू विच एनायन इज मोर स्टेबल? विच एनायन इज मोर स्टेबल? सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। कहीं डाउट ही? बिल्कुल सही आंसर दिया है, सेकेंड ही ज्यादा स्टेबल है। अब आपसे कोई पूछेगा समझाओ कैसे, तो आप क्या बोलोगे? ये नेगेटिव एक ही पाई बॉन्ड के साथ और ये नेगेटिव दो दो पाई बॉन्ड के साथ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये नेगेटिव कम डीलोकेलाइज्ड है, यही तो कहना चाह रहे हो। जब आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई तो यहां पहुंचा नेगेटिव। इसमें नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सही बात है कि नहीं? तो देखो, एक कार्बन से दूसरे पर अभी और रेजोनेंस करेगा, बोलता है नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप लोगों के सामने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनकर आ गई है। तो अगर अपन लोकल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रेजोनेंस एक ही पाई बॉन्ड के साथ है और इसका रेजोनेंस आपके दो पाई बॉन्ड के साथ है। तो इसमें डीलोकलाइजेशन ज्यादा है और इसमें डीलोकलाइजेशन कम। एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये आप बात करते हो ना कि कौन ज्यादा डीलोकलाइज्ड है कौन कम डीलोकलाइज्ड है, वो तभी बात करो जब आपका चार्ज सेम एटम्स पर हो। जैसे इसमें जब रेजोनेंस हुआ तो नेगेटिव चार्ज बताओ कार्बन से, कार्बन ने ही सेव किया। यहां पर भी देखो, पहले किस पर था, बाद में भी किस पर है, फिर किस पर है? यस, यू कैन कंपेयर इट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां ईएन का लोचा नहीं आ रहा। किसका लोचा नहीं आ रहा है? ईएन का लोचा नहीं आ रहा है। आइए हम वापस कंपेयर करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इस दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। यहां पर बताओ नेगेटिव चार्ज किस पर है? रेजोनेंस करवाइए, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू। सही बात है कि नहीं है? बताइए, रेजोनेंस करने के बाद आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से कहां चला गया है? बताइए, नेगेटिव को कौन इजीली होल्ड कर पाता, ऑक्सीजन या कार्बन? नो डाउट इसको स्टेबिलिटी मिली है। जब भी चार्ज डिलोकलाइज होगा तो स्टेबिलिटी तो मिलेगी, मिलेगी। अगर मैं एक कंपैरिजन करूं इन दोनों के बीच में तो नो डाउट ये एनायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसको एक से ज्यादा एटम शेयर कर रहे हैं और इसको केवल एक ही एटम शेयर कर रहा है। लेकिन मुद्दा हमारा दूसरे के साथ है। एक और एनायन हमारे सामने, जरा गौर से देखिए। यहां पर नेगेटिव चार्ज इस वाली आरस में, ऑक्सीजन पर इस वाली आरस में भी। अब देखो, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये रेजोनेंस करने के बावजूद भी किस पर गया है? ऑक्सीजन।
इसमें क्या है कि जो एटम शेयर कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को, वो दोनों ही क्या हैं, ऑक्सीजन। और आप तो जानते ही है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल। तो आप यहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस वाला फंडा अप्लाई नहीं कर सकते। सर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, आप ये नहीं कह सकते कि इसमें तो 2 ही आरएस बनी है और उसमें 5 आरएस बने, ये मैटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आरएस तो ज्यादा बन रही हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज जा भी तो लेस एन पर रहा है। तो अगर नेगेटिव चार्ज ड्यूरिंग रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स पर रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। जैसे इस वाली आरएस में भी ऑक्सीजन पर, दूसरी वाली आरएस में भी ऑक्सीजन पर। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज को एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर करा, और आप तो जानते हैं मोर एन पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, पर यहां पर ऐसा नहीं होता। तो यहां रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग है, पर इतनी नहीं जितनी नीचे वाले में है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? नीचे वाले की। ये एनायन की स्टेबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ध्यान रखना। क्लियर? तो अभी एनायन की स्टेबिलिटी आपकी चल ही रही है। बताइए, अगर मैं फिनोक्साइड आयन और एसीटेट आयन में से कंपैरिजन करूं, विच एनायन इज मोर स्टेबल? दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? एसीटेट आयन। अब यहां देखिए, नेगेटिव चार्ज इसमें भी किस पर है? इसमें भी किस पर है? रेजोनेंस करवाइए। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू, पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, बताइए फिर से किस पर चला गया है? पक्का? फिर से रेजोनेंस करवाइए। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू, फिर से किस पर चला गया है? अब आप फंडा लगा सकते हो कि यहां तो देखो, नेगेटिव को कितने एटम शेयर कर रहे हैं? 3। या कितनी आरएस बन रही हैं? 3। और यहां कितनी बन रही हैं? 2। कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज इसमें भी ऑक्सीजन 2 और इसमें भी ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब आप कंपेयर कर सकते हो नंबर ऑफ आरएस से, पर आप इन दोनों में नंबर ऑफ आरएस के बेसिस पर कंपेयर, anion is more stable, then you will definitely say इस anion की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? और ये आपका किसका ऑर्डर था बताइए? स्टेबिलिटी का। सही बात है कि नहीं है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? तो आप बोलोगे सर एल्काइन से ज्यादा एसिडिक एल्कोहल, फिनोल से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक, बाद कुछ बाहर आके बोलेंगे सर ये याद करना है क्या? फिर मैंने अपने फेफड़े क्यों फोड़े यहां पर? अगर याद ही करना होता तो मैं इतना समझाता ही क्यों, एमटीआर लिख देता उसके ऊपर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए भाई लोगों। ये एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्वेश्चन बन जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन बन जाता है। निपटा दिया है। कुछ भी हवा नहीं लग रहा हो, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बातें कर रहा हो, H प्लस हटा, कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे इन दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, एनायन की स्टेबिलिटी से आ रहा है, किसी को भी आपस में याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बता दिया कि आप अलग अलग कैटेगरी के भी कंपेयर कर सकते हो। अल्कोहल का वाटर से कंपैरिजन हो सकता है, वाटर का फिनोल से, फिनोल का कार्बोक्सिलिक से, और कार्बोक्सिलिक का सल्फोनिक से। सिंपल, मोर स्टेबल एनायन
मोर एसिडिक नेचर। सुलटा दिया सभी नहीं? नंबर ऑफ आरएस कब मैटर करती है? जब चार्ज सेम एटम से सेम एटम पर। यहां पर नंबर ऑफ आरएस नो डाउट मैटर करेंगे। इसमें दो इक्विवेलेंट आरएस हैं और इसमें तीन, पर इन दोनों में नंबर ऑफ आरएस मैटर, क्योंकि यहां मोरियन से लेसियन पर जा रहा है, पर यहां रेजोनेंस करते हुए मोरियन टू मोरियन, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। क्लियर हो गया है? चलिए नोट लगाकर इस पॉइंट को लिख देंगे। असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आपको साफ साफ कभी ना कभी दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर में ही आ रहा है। जब मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन जल्दी दिखाई देगा तो बच्चा कौन ही मार के बोलता है बाजू वाले को, देख माइनर में देगा, बता दिया इसने। तो इस भरोसे आप बिल्कुल ना रहें, माइनर का क्वेश्चन एकदम अलग होगा। ऊपर से बता दूं, आपके मॉड्यूल से भी इस बार कम से कम नहीं 5 से 7 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल भी सिंसियरली सॉल्व नहीं करते। लिखिए नोट, carboxylate ion is more stable, carboxylate ion is more stable, carboxylate ion is more stable as compared to phenoxide ion. Carboxylate ion is more stable, carboxylate ion is more stable as compared to phenoxide ion, as compared to phenoxide ion. सही बात है। Although phenoxide ion has more number of RS, although phenoxide ion has more number of RS, कहता है भले ही फिनोक्साइड आयन की नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, एसिड कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फिनोक्साइड आयन, ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज मोर नंबर ऑफ आरएस। कहता है इसकी तो नंबर ऑफ आरएस भी क्या है? ज्यादा, मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन का अमाउंट क्या है? ज्यादा, फिर भी स्टेबिलिटी इसी की ही ज्यादा है। रीजन बताएंगे? बिकॉज इन कार्बोक्सिलेट आयन, because in carboxylate ion, because in carboxylate ion negative charge is being shared by more electronegative atoms, because in carboxylate ion negative charge is being shared by more electronegative atoms, more electronegative atoms। ब्रैकेट में लिख दो कौन से एटम है वो? ऑक्सीजन। कि जब भी रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव रहेगा किस पर? ऑक्सीजन पर ही। पर यहां पर ऑक्सीजन से कहां जा रहा है? कार्बन, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए इसी नोट में एक पॉइंट और आप लिख देंगे। ये सीधी सी बात है, याद करने वाला पॉइंट है। क्या है? याद रखने वाला पॉइंट है कि जो आपका पिक्रिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होती है। नॉर्मली तो कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल से क्या होते हैं? ज्यादा, पर एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर अपन बात करें तो ये आपको ध्यान रखना, मींस योर पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक, पिक्रिक एसिड मोर एसिडिक किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है आपके किसकी? पिक्रिक एसिड। जल्दी से एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। पीके वैल्यू नहीं लिखवाऊंगा, पीके वैल्यू के बजाय तो सीधा आंसर याद करो। भाई मैं बोलूं इसका पीके कम है और उसका पीके, तो आप क्या बोलोगे? ये कहना चाहते हो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा, तो वही याद कर लूंगा मैं, डेटा क्यों याद करूंगा? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो कैसे ध्यान रखना है। पहली बात, याद रखना पड़ेगा, डेटा से जाता है, समझाया भी जा सकता है, बहुत टाइम लेगा, एट द एंड फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीधा जहां याद रखने की बात है सीधी बोलूंगा मैं। अब समझिए याद कैसे रखे। देखो इसके नाम के पीछे क्या रहा है, लेकिन इसमें कोई एसिड फंक्शनल ग्रुप, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड जब हम बोलते हैं तो COOH ये होता है। सही बात है। जेई में तो आया हुआ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग COOH ग्रुप इज एब्सेंट, और ऑप्शन में दिया हुआ था पिक्रिक एसिड। तो बच्चों को लगता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है,
वैसे पिक्रिक में भी होता है, नहीं होता है, कॉमन नेम है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर सर इसको आपने सर्कल क्यों किया? अरे इसको ऐसे याद रखो, ये है तो फिनोल, लेकिन फिर भी इसके नाम में क्या आया हुआ है? एसिड, क्योंकि एसिड का भी पापा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। फिनोल होते हुए भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है? पापा है। तो ध्यान रखना, कौन सा फिनोल कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक हो जाता है? तो आपका रहेगा पिक्रिक एसिड। क्लियर? डेटाबेस पॉइंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब इस पर जो क्वेश्चन है वो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ, वो मैं नहीं बताऊंगा, जब आप करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। सुलटा दिया सभी? नहीं, ध्यान रख लोगे। पिक्रिक एसिड, ये याद रखो, इसके नाम में एसिड आया, हालांकि इसमें तो कोई एसिड फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कहां तक पहुंच गए थे हम? 28 आएगा। चलिए 28 वाला क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है जेई एडवांस। किसके अंदर आया हुआ है? आपकी नोटबुक में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? जेई एडवांस के। मैं लिखवाता नहीं हूं, इसीलिए इस बार ऑर्गेनिक में अच्छा पेपर आने पर भी बच्चों को तकलीफ नहीं हुई। उनकी बात कर रहा हूं जो मुझसे पढ़े थे, लेकिन पढ़े थे। ये तो अलग बातें हैं, मुझसे पढ़ना और पढ़ना, क्लास में बैठना अलग बात है, और घर जाके मेहनत करना अलग बात है। तो कई बार बोल देते हैं बच्चे, हम भी तो तेरे से ही पढ़े थे, हमारे तो नंबर नहीं आए। तू मुझसे पढ़ा था लेकिन पढ़ा नहीं था। पढ़ाई तो सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी ना दोस्त। एप्लीकेशन अगला कौन सा नंबर? ये एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कौन सा था? 9 था। 9 हो गया कि था? 10 नंबर है। बस अब मुद्दा खत्म हो चुका है। बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। इसमें रीनीट जब 2023 में हुआ था ना मणिपुर में, दोबारा से उसका क्वेश्चन अभी तक लोगों से होता नहीं है, नीट में आया हुआ है। जेई वाले को भी साइड में रख दिया था उसने। 2023 का बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात है। 16 पर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। 16 का तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऐसा क्वेश्चन था कि आज तक जेई एडवांस वाले पीवाईक्यू में करवाते हैं उसको, नीट 2016 लिख के। ऊपर वाले का आंसर दीजिए। सर एक मिनट, क्या ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत मुश्किल है? नहीं। जेई क्या करता है, बहुत ही बेसिक पर जाता है, बहुत ही बेसिक पर। देखिए ये दोनों क्या है? दोनों क्या है? फिनोल्स। आप बताइए इस कंपाउंड में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन है? ये वाला। इसमें भी मोस्ट एसिडिक कौन है? ये वाला। और पता है, ये तो मैंने सीधा लिख दिया, एग्जामिनर ऐसे नहीं लिखता है, एग्जामिनर डेढ़ शाना होता है। एग्जामिनर OH को ऊपर लिखा और COOH को नीचे लिखा। तो बच्चा क्या कर रहा है दिमाग लगा के, यहां से तो H+ हटा रहा है और इसका -R देख रहा है। आप बताइए, अगर मैं आपसे इसका कॉन्जुकेट बेस पूछूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। आई वॉन्ट टू आस्क द कॉन्जुकेट बेस ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ यू नो दैट देयर आर टू एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी और ये भी। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला या ये वाला? ये था जेई का कौन। मुश्किल नहीं पूछता है, बेसिक पर जाता है कि रट के काम नहीं चलने दूंगा। क्योंकि मास्टर क्या करता है, -R +R -R +R, एकदम ऐसे रहर सी बनती जाती क्वेश्चंस की। जेई वाला बीच में रख के चला जाता है कि चल अगली बार आना। कोई मतलब? भेजा होना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं इसका कॉन्जुकेट बेस आपसे पूछूं दोस्तों, तो इसका कॉन्जुकेट बेस कौन सा है चटाने पर बनेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो चिल्लाना बहुत आसान है, बोलो मेरे साथ, H+ हटा दे कॉन्जुकेट बेस, पर हटेगा कौन सा?
ये तो पता ही नहीं है। बच्चे से बोलो कॉन्जुगेट बेस, H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस, एग्जामिनर बोलता हटा, कौन सा हटाएगा, मोस्ट एसिडिक H हटाना है। तो अब आप सोचो, ये दोनों फिनोल्स हैं, अगर मैं इन दोनों में से पूछूं विच वन इज मोर एसिडिक, तो आप बोलोगे नो डाउट यहां पर -R इसकी हेल्प करेगा H प्लस को निकलने में या कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करने में। देन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सही बात है। अब सेकेंड वर्सेस फोर्थ देखो, सेकेंड वर्सेस फोर्थ, तो ये फिनोल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अभी तो पढ़ के आए हम, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन रहता है, बोला कि नहीं बोला। इसका मतलब बताओ सेकेंड और फोर्थ में किसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपके 4 की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। क्लियर। अब इधर देखो, थर्ड वर्सेस फोर्थ, ये है कार्बोक्सिलिक और ये है सल्फोनिक, इसमें 3 बार नेगेटिव ऑक्सीजन पर जाता है, पीछे ही कंपेयर किया है, तो इससे भी ज्यादा कौन सा रहेगा, ये जेई का था। बिल्कुल भी रटने वाला क्वेश्चन नहीं, बल्कि 100% लॉजिकल, कि आप अगर सच्चाई नहीं जानते हैं, केवल पीवाईक्यू किया है, तो क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। पीवाईक्यू भी कीजिए, लेकिन क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ के कीजिए, ना कि उसका आंसर ध्यान रखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे सामने रहेगी, सेकेंड लास्ट एप्लीकेशन रहेगी, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, देखिए बेस बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस थ्योरी के बारे में बहुत सारी। कुछ आपके बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में जाने के बाद OH माइनस दे देते हैं, क्लियर। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो लोन पेयर शेयर कर लेते हैं, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अलग अलग थ्योरी है, आर्नियस की अपनी थ्योरी थी, लुइस एसिड बेस अपनी थ्योरी थी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट अपना था। उसके बाद भी एसिड बेस थ्योरी है, पर हमारे सिलेबस में 3 को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कौन से बेस यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो हम वो बेस पढ़ेंगे जो अपना लोन पेयर शेयर करते हैं, मतलब हम ऐसे बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करेंगे कि बताओ KOH, बताओ NaOH, बताओ CaOH होल ट्वाइस, किसके बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। OH माइनस वालों की बेसिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर नहीं करेंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ IOC। OC में हम ऐसे बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे जो लोन पेयर शेयर करें। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले लिख दीजिए बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर, लोन पेयर डोनर स्पीसीज आर बेसिस। लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर स्पीसीज आर बेसिस, यानी कि जो अपना लोन पेयर शेयर कर देते हैं या लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बेस। उन बेस की बात करेंगे जो लोन पेयर शेयर करते हैं। OH माइनस देने वालों की कोई बातें हम यहां पर नहीं करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए। तो सर बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, आपने एक वर्ड लिखा है बेसिक स्ट्रेंथ, आपने पहले भी वर्ड लिखा था एसिडिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक। तो ये कैसे देखा जाता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, लिखिए ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस, ब्रैकेट में आप प्रोटॉन भी लिख सकते हैं H प्लस को। ईज, ईज का मतलब है आसानी से, ईज ऑफ, ईज किसको सुनाई दे रहा है, ईज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ H प्लस प्रोटॉन। क्लियर। लेकिन सर आप तो कह रहे थे कि जो लोन पेयर देते हैं वो अच्छे बेस होते हैं, पर बेस अपना लोन पेयर देता किसको है, H प्लस को ही देता है। तो कौन कितनी आसानी से H प्लस को एक्सेप्ट करता है, वो उसकी क्या हो गई, बेसिक स्ट्रेंथ। या ये कह सकते हो कौन अपना लोन पेयर कितनी आसानी से शेयर करता है, डोनेट करता है, वो उसकी क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर। अब आप जानते हैं हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बातें शुरुआत में थोड़ा सा फिजिकल रिलेटेड की थी। pKa हमने जानने की कोशिश की थी। अगर हमें कोई Ka दे दे तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर देंगे, या pKa दे दे तो भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर देंगे। तो कौन अच्छा बेस है कौन खराब बेस है, ये कैसे पता चलेगा सर, क्योंकि आप जो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस करवाते हो
इनडायरेक्टली पीछे तो वो डेटा के बेस पर ही चल रहे हैं। सही बात है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को किसकी टर्म में मेजर किया जाता था? के ए पी के। सीधी सी बात। आप कितना भी थ्योरेटिकल आंसर दे दो, के ए से मैच नहीं कर रहा तो आंसर गलत होगा, पी के ए से मैच नहीं कर रहा तो आंसर गलत होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे देखा जाए? तो बेसिक स्ट्रेंथ को देखा जाता है केबी एंड पीकेबी से। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप चाहो तो साथ के साथ लिख सकते हो। हमारे केस में जो मोस्ट ऑफ द बेसिस हैं वो कौन से हैं? अमीन्स, मतलब नाइट्रोजन वाले। तो ये हमारे सामने कौन दिया हुआ है? बेस। क्लियर? इसको हमने वाटर में डाला। आप बताइए, एसिड क्या करता था? अपना H प्लस डोनेट करता था। बेस क्या करता है? H प्लस को एक्सेप्ट करता है। ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह काम करता है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो बताइए बेस का तो क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पर आपका H प्लस जुड़ जाएगा। तो ये बन चुका है बेस का कॉन्जुगेट एसिड। प्लस अगर अपन बात करें एसिड का, क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? तो ये आप लोगों के सामने है। अब आप देखो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? किसने कितनी आसानी से H प्लस को एक्सेप्ट किया है। आप ऐसे समझो इसको। अगर मैं एरो से समझाना चाहूं, आप थोड़े से ड्रॉपर बच्चे हो तो आपको पता चलेगा। यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर कैसा है? पार्शियल। कभी भी सॉल्यूशन में फ्री H प्लस आयन एग्जिस्ट नहीं करता है। H प्लस आयन आपको बताएंगे जब फिजिकल केमिस्ट्री में आयोनिक पढ़ाया जाएगा। H प्लस आयन किसी न किसी से चिपका हुआ होता है। तो इसका मतलब है यहां से H प्लस निकलेगा। निकलेगा तो एक्सेप्ट कौन करेगा? ये इसको अपना लोन पेयर क्या कर देगा? शेयर। कहता है अब मैंने तेरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ जा, कोई मतलब नहीं है। तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे? बताइए, ऑक्सीजन पर। इसीलिए आपका OH से ये क्या बन गया है? OH माइनस। और आप बताइए H किसकी फॉर्म में जुड़ा है? H प्लस की फॉर्म में जाकर जुड़ा है। तो यहां पर देखो H प्लस के जुड़ने से आपका क्या बन गया? NH3 प्लस। यही पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो ये कितना अच्छा बेस है, ये इस बात से डिफाइंड होता है कि इसने कितनी आसानी से इस H प्लस को एक्सेप्ट किया है। जितनी आसानी से ये इस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो सर क्या ये खुद बताएगा कि भाई तूने कितनी आसानी से एक्सेप्ट किया है, या हमारे पास कोई ऐसा डेटा होगा जिससे हम पता लगा सकते हैं? जी हाँ, इसके पूछने से थोड़ी बताएगा कि तूने, तेरे को H प्लस जबरदस्ती थोपा गया है या तूने अपनी इच्छा से इसको H प्लस को एक्सेप्ट किया है। ये तो आप जानते, बोलने वाली चीज तो है ही नहीं। इनकी जगह पर बोलता है इनका डेटा, और डेटा होता है के इक्विलिब्रियम। जाहिर सी बात है, अगर ये H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? कॉन्जुगेट एसिड। और आप देख पा रहे होंगे कि आपका कॉन्जुगेट एसिड यहां पर क्या है? एक केटायन। क्या है? एक केटायन। तो जाहिर सी बात है, अगर ये केटायन स्टेबल बन रहा होगा तभी H प्लस को एक्सेप्ट करना पसंद। अगर ये अनस्टेबल बन रहा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय बैकवर्ड में आना शुरू कर देगी। जाहिर सी बात है, मतलब रिलेशन यहां से निकाला जा सकता है। पहले मैं आपको पूरा बता देता हूं, फिजिकल का पार्ट है, आपको फिजिकल में भी बताया जाएगा। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहां पर बता दीजिएगा। जब आपकी रिएक्शन थम जाएगी, कोई नेट रिएक्शन नहीं हो रही होगी, तो बताइए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये आप लोगों के सामने रहेगा, RNH3 प्लस एंड OH माइनस। सही बात है कि नहीं है? डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज RNH2 एंड वाटर। एंड वाटर अगेन हमने यहां पर किसकी तरह लिया है? सॉल्वेंट। समझ गए सर हम क्या कहना चाहते हो? सॉल्वेंट की मोलर कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तो इट कैन बी अज्यूम्ड एज ए कांस्टेंट। मतलब आप इसको इधर ले आओगे तो ये आपके सामने रहेगा के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या रहेगा? बताइए आपके सामने, RNH3 प्लस एंड OH माइनस डिवाइडेड बाई, अगर अपन बात करें, RNH2। सही बात है कि नहीं है? और सर आप ये भी एक क्या था? कांस्टेंट। अगर आपने फिजिकल चैप्टर पढ़ा है तो के इक्विलिब्रियम एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। क्या आती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर? एक न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरे न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक नया कांस्टेंट आपके सामने आ जाएगा, जिसे आप क्या कहेंगे? के बी।
क्या कहेंगे? Kb। यानी कि अब हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, देखो अगर इस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा, तो फिर आपका Kb क्या होगा? क्योंकि ऊपर है ना। और इस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम, तो आपका Kb भी क्या होगा? कम। तो मैं समझाने के लिए आपको ऐसा कह सकता हूं कि देखो सीधी सी बात है, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। इधर आओ, मान लीजिए x एंड y दो क्या है? बेस, एक x है और एक y है, दोनों की मुझे Kb वैल्यू गिवन है, तो मैं बता दूंगा कौन अच्छा बेस और कौन घटिया। जिसकी Kb वैल्यू ज्यादा वो अच्छा बेस है, मतलब उसने H प्लस को बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट किया होगा, और जिसकी Kb वैल्यू कम है मतलब उसने नहीं इजीली एक्सेप्ट किया होगा। क्लियर? चलिए दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, आप ये भी जानते हैं कि जो आपका pKb होता है जस्ट लाइक pK माइनस log ऑफ Kb। सही बात है कि नहीं है? तो ये रिलेशन सारे आपको फिजिकल में बताई जाएंगी, यानी कि यहां माइनस का साइन लगा हुआ है, अगर Kb की वैल्यू ज्यादा तो pKb की वैल्यू कम, तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रहेगा किसके? pKb के। आप बोलोगे सर ये तो लगभग लगभग सेम है, वहां पर Ka था यहां Kb है, एग्जैक्टली। ये तो दोनों डेटा है, इतना तो कभी नहीं करेगा भाई साहब एग्जामिनर की Kb देकर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा। इससे बढ़िया एक क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ देगा, बोलेगा क्वेश्चन नंबर ये है आपका 45 और ये सबके लिए है, सबको 4-4 नंबर दिए, तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जो क्वेश्चन सबने कर दिया वो कभी सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है, तो सर इन पर बातें नहीं करेगा, नहीं। तो फिर कैसे बात करें हम, बताइए? यहां से हम कैसे कंपेयर करेंगे? हम यहां से, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बताइए Kb की वैल्यू, और Kb की वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि हम ये कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी। व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, इस बार बेस नहीं। एंड कॉन्जुगेट एसिड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है? केटायन। आप बताइए, जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते थे तो सीधी सी बात था H प्लस हटा दे कॉन्जुगेट बेस, भाई H प्लस कटने के बाद जो ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो उतनी आसानी से H प्लस को खो देगा। यहां पर H प्लस खोना नहीं है, H प्लस एक्सेप्ट करना है। तो आप बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहते हो तो H प्लस जोड़ दो, कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ को किसकी टर्म में मापा जाएगा? या तो Kb की टर्म में या फिर pKb की टर्म में। ये तो आपको समझाने का एक तरीका हो गया है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। नीचे वाली 3 लाइनें मेरे काम की हैं, ऊपर वाली मेरे कोई भी एक भी लाइन मेरे काम की नहीं है। यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKb एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ये 3 पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गए तो बाकी न्यूमेरिकल का कोई काम यहां पर नहीं है। अच्छा बेस H प्लस को आसानी से एक्सेप्ट करता है कि मुश्किल से? बिल्कुल सही, नीट ने यही किया। एक नया क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। सुना ही नहीं था, बच्चे ने सुना ही पहली बार लैंग्वेज आई। क्वेश्चन तो वैसे ही आएंगे पर लैंग्वेज बदलेगा, तो पीवाईक्यू धरे के धरे रह जाते हैं, पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में। तो भाई पीवाईक्यू से ये देखो कि पूछ कहां से रहा है, पूछ एनसीईआरटी से रहा है, अब इसको ढंग से पढ़ो। सुलटा दिया है, क्लियर? डेरिवेशन आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, पर मैं आपको बता दूं ये सारा डेरिवेशन एनसीईआरटी से ही है, चैप्टर अमीन्स। जब भी एनसीईआरटी से बाहर जाता हूं तो मैं आपको बता कर जाता हूं कि अब एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस किया है, वरना वो एनसीईआरटी का ही होता है। मैं ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि ये जेई के लिए छोड़ दो, ये उनके लिए छोड़ दो, अपन तो सारी सुलटाते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं है कि नीट में पढ़ा रहा हूं तो मुझे जेई का आता
नहीं, पढ़ा नीट में रहा हूं क्योंकि पैसे नीट के मिल रहे हैं, सीधी सी बात है। लिख दीजिए कुछ पॉइंट्स इसमें। केबी और पीकेबी, केबी और पीकेबी, केबी और पीकेबी is the measure of basic strength. KB or PKB is the measure of basic strength. KB और PKB is the measure of basic strength. आपने आयोनिक नहीं पढ़ा है, अगर आपने आयोनिक पढ़ा होता ना तो मैं इसको और उधेड़ता तबीयत से, पीएच से रिलेट करके। किससे रिलेट करके? पीएच से, क्योंकि अभी मैं जो भी बातें बोलूंगा वो सारी ऊपर से जाएंगी, तो उनका कोई मतलब नहीं है, तो बाद में पेपर के थ्रू आपसे पूछ लिया जाएगा जब आप आयोनिक पढ़ लेंगे। अगला पॉइंट लिखिए। Strong base has high value of Kb. Strong base has high value of Kb. High value of Kb and low value of pKb. And low value of pKb. अगला पॉइंट लिखिए। Weak base has low value of Kb. Weak base has low value of Kb and high value of PKB। सही बात है, ये तो बोल रहा था वही लिखवा दिया। Weak base has low value of Kb and high value of PKB। Is it clear? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब मल्टीपल टाइम्स आपका नीट में आ चुका है, मल्टीपल टाइम्स आपका जेई मेंस में, एक ही साल में कई कई बार, क्योंकि जेई मेंस 2 बार होता है, और एडवांस में भी आ चुका है। इतना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो पहला हमारा सामने ये रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ही, बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन। बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन, बेसिक स्ट्रेंथ comparison of aliphatic amines, of aliphatic amines, of aliphatic amines in water, in water and in gas phase, and in gas phase। दोनों में डिस्कस करेंगे, वाटर में भी डिस्कस करेंगे और गैस फेज में भी। आपको बता दूं, वाटर की जगह पर वो क्या लिख सकता है, आगे चलकर बताऊंगा। वाटर की जगह लिख सकता है पोलर सॉल्वेंट। क्या लिख सकता है? पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि बताइए, वाटर का डाइपोल मोमेंट जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो, तो पोलर बोलते हैं इसको। ठीक है, और गैस फेज की जगह आपके सामने क्या लिख सकता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब ये क्लियर हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे आपके सामने CS2 का डाइपोल मोमेंट जीरो, CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो। तो वाटर की जगह कई बार आपको पोलर सॉल्वेंट भी दिखाई दे सकता है, क्लियर? या फिर गैस फेज की जगह आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली दोनों में बात क्या होती है? सेम। अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए और समझे। देखिए, एक वर्ड लिखा गया है एलिफेटिक। क्या लिखा गया है सर? सबसे पहले तो हमें बताओ ये एलिफेटिक अमीन क्या होते हैं। देखिए, आपका NH2 जो होता है वो कौन होता है? अमीन, अमीन फंक्शन ग्रुप है। जब यहां पर आपका जुड़ने वाला पार्ट कौन होता है? आर, आर का मतलब एल्काइल। जब यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो इसी को ही आप क्या कह देते हैं बताइए? एलिफेटिक। क्या कह देते हैं? एलिफेटिक अमीन कह देते हैं कि ये जो आपके सामने है बच्चे, ये एलिफेटिक अमीन है। और मान लीजिए NH2 के ऊपर मैंने किसको जोड़ दिया है? किसी एरोमेटिक रिंग को जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है? एरोमेटिक रिंग को। तो इनको हम बोल देते हैं एरोमेटिक अमीन। क्या बोल देते हैं?
एरोमेटिक अमीन बोल देते हैं, या फिर आप तो जानते ही हैं कई बार हम इसको एराइल अमीन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एराइल अमीन्स। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे, ये एल्काइल अमीन्स हैं और ये एराइल अमीन्स। अब और ध्यान से सुनिए, हमारी जितनी भी बातें होंगी वो केवल इस पर होंगी, इस पर कोई बातें नहीं होंगी। पर कुछ मूर्खतापूर्ण इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो बात यहां अप्लाई कर रहा होता। होममेड क्वेश्चंस। क्या? होममेड क्वेश्चंस खुद ही बना के लाए हैं कि मैंने आज एक नया सवाल सोचा है। मत बता किसी काम का, क्योंकि तू उतना ही सोचेगा जितनी तेरी औकात है, उससे बाहर की नहीं सोच सकता। बुरा नहीं मानना, सीधी सी बात है। एक बच्चा अगले टेस्ट पेपर में 350 की सोच रहा है, एक बच्चा 550 की सोच रहा है, एक 650 की सोच रहा है। हर बच्चा 650 की नहीं सोच रहा। उसको पता है भाई मेरी औकात इतनी है। औकात वर्ड को नेगेटिव नहीं लेना है। औकात वर्ड आपकी एबिलिटी से लिंक होता है कि भाई अभी तो मैं इतना ही कर पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो जब क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है ना मार्केट में, होममेड बढ़िया बढ़िया ऐसे घुमा के फिर रहे होते हैं, इनका कोई हाथ पैर नहीं होता। और अच्छी बात क्या है, एग्जामिनर पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ऐसा कुछ होता ही मास्ट अपने से बनाए फिर रहे हैं, घूमते रहेंगे। कई बार सर लोग ऐसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन केवल मैं ही करवा सकता हूं, ये बात केवल मैं ही जानता हूं। बच्चे ऐसे टेबले पीटते हैं, वाह किससे पढ़ रहे हूं। कोई मतलब ही नहीं है। मैं स्टूडेंट और कोई मास्टर बोले ना, ये बात तो मैं ही जानता हूं और कोई जानता ही, मैं खड़ा होकर बोल दूं मत बता। क्या तू जानता है, लेकिन जिसने पेपर बनाना है वो तो जानता ही। मेरे को क्या दिक्कत है फिर? समझिए, अगर कोई बात आप जानते हो और मैं नहीं जानता हूं तो मैं तो पूछ ही नहीं सकता ना आपसे। तो ये और बच्चा क्या करता है हॉस्टल में जाके माहौल सेट कर रहा है उस मास्टर को, अरे हमारे आज सर ने बोला वही जानते हैं, तो गलत जानते हैं। क्योंकि कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं तो लिखी लिखी होगी, तो भाई साहब लिखने वाला तो जानता ही होगा ना एटलीस्ट। कोई किताब में बात लिखी है और वो किताब एक ही आदमी ने पढ़ी हो, तो जाहिर सी बात है वो किताब उसी ने लिखी, अपने ही पास रख ली। ये बच्चों को बेवकूफ बनाने वाली बातें होती है। बच्चे एकदम पागलों की तरह गुनगान करते फिर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग एजेंट बन जाते हैं कोचिंग भूल कर। आइए आते हैं इस टॉपिक पर। तो होममेड क्वेश्चन से बचना है। हमारा जो मेन मुद्दा है वो केवल इन पर होगा जब ये ग्रुप कैसा होगा, एल्काइल। और एनसीईआरटी ने एल्काइल ग्रुप्स को भी लिमिट कर दिया है, मिथाइल और इथाइल। बाकी पर भी बात नहीं, बाकी पर भी बात नहीं करेगा। तो सर क्या बाकी पर जेई मेंस जेई एडवांस जैसे एग्जाम वाले बात करते हैं? नहीं करते, कभी बात नहीं करते। जब बातें डेटाबेस होने लगती हैं तो वो भी एनसीईआरटी पर आकर रुक जाते हैं। जब कॉन्सेप्चुअल बात होती है तो वो भी पूछने लगते हैं। अब हम इनको समझेंगे। मतलब जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन पर इन पर वो बातें वैलिड नहीं होने वाली है। चलिए अब वन बाय वन हम बातें यहां पर करेंगे। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारे पास आ रहा है कौन? अमोनिया। कौन आ रहा है? अमोनिया। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमारे सामने कौन है? अमोनिया। इसका कॉन्जुकेट बेस मतलब कॉन्जुकेट एसिड बनाइए। कैसे बनाएंगे कॉन्जुकेट एसिड बताइए? H प्लस जोड़ दीजिए कॉन्जुकेट एसिड। तो जब भी कोई अपना आप बताइए H प्लस शेयर करता है, मतलब लोन पेयर शेयर करता है, तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये अमोनिया से क्या बन गया है बताइए? अमोनिया से आप लोगों के सामने क्या बन गया है? अमोनियम आयन। अमोनियम, सही बात है कि नहीं? फिर हमने लिया 1 डिग्री एल्काइल अमीन। 1 डिग्री, बताइए अमीन्स की डिग्री किससे डिसाइड होती है? कार्बन की डिग्री से, या नंबर ऑफ आर ग्रुप, या नंबर ऑफ एच ग्रुप ऑन नाइट्रोजन? नंबर ऑफ आर या एच। अगर 2 H मौजूद हैं तो 1 डिग्री अमीन होगा, या एक आर मौजूद है तो 1 डिग्री अमीन होगा। भले ही इस कार्बन की डिग्री 3 to 1 कुछ हो, कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपके सामने है 1 डिग्री अमीन। क्या है? 1 डिग्री अमीन। सही बात है कि नहीं है? अगर मैं इसका कॉन्जुकेट एसिड बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं? कॉन्जुकेट एसिड, तो H प्लस जोड़ दीजिए, कॉन्जुकेट एसिड बना दीजिए। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो हमने H प्लस जोड़ दिया है और कॉन्जुकेट एसिड बन गया है। अब देखो इस कॉन्जुकेट एसिड को कैसे लिखेंगे। ये आपके सामने कौन था? अमोनियम आयन।
और यहां पर चारों कौन थे? हाइड्रोजन। आपने एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया? एक एल्काइल। तो इसको बोलते हैं एल्काइल अमोनियम। क्या बोलते हैं? एल्काइल अमोनियम। तो यह आपके सामने एल्काइल अमोनियम आयन बनकर आ गया है। ध्यान से सुनते हुए जाइए। फिर हमारे सामने आ रहा है कौन? 2 डिग्री अमीन। आप जानते ही होंगे 2 डिग्री अमीन किसे बोलेंगे? जब नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन या दो एल्काइल ग्रुप मौजूद हो। 2 डिग्री अमीन। ध्यान रहे ये आर एल्काइल ग्रुप ही होना चाहिए। क्या आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं? हाँ सर। कैसे बनाएंगे? H प्लस जोड़ दो, कॉन्जुगेट एसिड बना दो। तो यहां पर आप लोगों के सामने बन जाएगा कॉन्जुगेट। क्लियर? इस प्रकार से यहां पर भी आपका, मैं ऐसे लिख देता हूं उसका थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखने में आसानी रहेगी। ये आपके सामने R है, ये भी R है, यहां पर H है और यहां पर H है। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो ये आपके सामने क्या बन गया बताइए? डाई एल्काइल अमोनियम। डाई एल्काइल अमोनियम आयन। सही बात है। अगर मैं 3 डिग्री अमीन ले लूं दोस्तों, क्या ले लेता हूं? 3 डिग्री अमीन मैं ले लेता हूं, तो बताइए क्या आप इसका कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हैं? तो H प्लस को जोड़ दीजिए, कॉन्जुगेट एसिड बना दीजिए। क्लियर? तो ये लीजिए मैंने H प्लस जोड़ दिया है और कॉन्जुगेट एसिड बना दिया है। ठीक है। अब हम इनकी क्या कंपैरिजन करना था हमें? तो आप यह रहेगा ट्राई एल्काइल अमोनियम। ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन। ठीक है। मेन पॉइंट क्या था? हम कंपेयर करना चाहते थे इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। हमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना है और हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं हाल फिलहाल में। क्या पॉइंट पढ़ा बताओ? कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। दैट इज H प्लस जुड़ने के बाद जो केटायन बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यही तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब अगर अपन इनमें कंपैरिजन करना चाहें तो कैसे कंपेयर किया जा सकता है? देखिए सबसे पहले अपन देखें, सबसे पहले आप बताइए यहां पर जो एल्काइल ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई। प्लस आई से बताइए केटायन को स्टेबलाइज करेगा कि डिस्टेबलाइज? एग्जैक्टली स्टेबलाइज कर रहा है। क्या यहां पर एल्काइल ग्रुप हाइपर कर सकता है? हाइपर कर सकता है? नो, क्योंकि नाइट्रोजन पर पी केटायन कार्बो केटायन करता है, ये हाइपर। पढ़ा चुका हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन में जाके देखना। क्योंकि यहां पर पी होना, अरे हाइपर में कितने टाइप की कॉन्जुगेशन थी? दो, सिग्मा पी एंड सिग्मा पाई। तो सिग्मा तो कार्बन हाइड्रोजन का हो गया, पर इस पर पी है ही क्योंकि तो sp3 है, तो यहां हाइपर नहीं हो सकता ना। क्लियर? नेक्स्ट वाले में भी बताइए ये एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई, एंड विल ट्राई टू स्टेबलाइज इट। ये एल्काइल ग्रुप भी कैसा लगाएगा? प्लस आई। बताइए प्लस आई वाले केटायन को स्टेबलाइज करते हैं कि डिस्टेबलाइज? स्टेबलाइज करेंगे, जाहिर सी बात है। यहां पर बताइए ये भी कैसा लगाएगा? प्लस आई। बताइए ये भी क्या लगाएगा? प्लस आई। ये भी क्या लगाएगा? प्लस आई। तो आप बताइए इन चारों में से यहां तो हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? जाहिर सी बात है, अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इसी की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान से सुनिए, नीचे आने पर ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। सही बात है कि नहीं है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अगर केवल प्लस आई ही यहां पर बातें कर रहा होता तो जाहिर सी बात है नीचे आने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। पर दोस्तों इधर ध्यान दो, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ वाटर में चेक की जाती है। किस में चेक की जाती है? आपने ध्यान नहीं दिया, यहां पर आपका सॉल्वेंट कौन था? और आपको पता है कि जब आपका केटायन बनता है ना तो उसकी स्टेबिलिटी को आपका सॉल्वेंट भी क्या करता है? अफेक्ट करता है। मतलब जैसा आप सोच रहे थे वैसा ही स्टेबिलिटी आपको मिले जरूरी नहीं है। जब कोई भी आयन सॉल्वेंट के अंदर होता है तो सॉल्वेंट भी उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। आइए समझाता हूं कैसे।
जैसे ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए ये हमारे सामने कौन है, वाटर। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये हमारे सामने वाटर है। अगर आपने वाटर के अंदर किसको डाल दिया है, Na+, Na+ आयन, आपको पता है Na+ आयन को आपका सॉल्वेंट स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। बताइए, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहां पर आपने क्या लिया हुआ है, वाटर। क्लियर। आप बताइए, वाटर के अंदर डाइपोल है कि नहीं है। डाई का मतलब दो, पोल का मतलब प्लस माइनस। तो आप जानते हैं ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल, इस प्रकार से है कि नहीं है। सिमिलरली यहां पर बताइए, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल। इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। और दोस्त पता है, इसी का ही नाम क्या होता है, सॉल्वेशन। इसी का ही नाम क्या होता है, सॉल्वेशन, मतलब स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेंट। इस नाइट Na पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल घूम जाएंगे, किसकी साइड से, ऑक्सीजन की साइड से। और आप जानते हैं, जब प्लस माइनस नजदीक आएंगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। तो आपका सॉल्वेंट भी उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और आपका जो आयन बना हुआ है, ये जो केटायन बने हैं, ये सारे बने किस में हैं, वाटर में ही तो बने हैं। क्योंकि जो H+ आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। इसका मतलब अगर केवल इंडक्टिव सोचूं तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर वो वाला। मतलब सबसे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन अमोनिया। ऐसा तो तभी होगा जब आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट ही, या फिर आपके सॉल्वेंट में पोलैरिटी नहीं होगी। देखो, गैस फेज मतलब नो सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, सॉल्वेंट है ही नहीं। या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट में डाइपोल, तो जो प्लस माइनस से स्टेबिलिटी मिल रही ना, वो नहीं होगा। अगर आपने सॉल्वेंट कैसा ले लिया है, नॉन पोलर, तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि फिर ये वाला फिनोमिना नहीं हो सकती है। CCl4 ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसमें तो डाइपोल मोमेंट क्या है उसका, 0। तो गैस फेज या नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो कहानी कहता है आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें आपका पोलरिटी है, तो वो इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा अफेक्ट करने की कोशिश करेगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमीन्स। मैं हर बार एक वर्ड जरूर ऐड कर रहा हूं, क्या, एलिफेटिक अमीन्स, एलिफेटिक अमीन्स इन वाटर। क्या लिख दिया मैंने, वाटर, या फिर क्या लिख सकता हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पता है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, आपके 3 फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कौन, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। सही बात है कि नहीं है। ये तो आपने देख लिया, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे थे, वैसे वैसे प्लस आई बढ़ रहा था, वैसे वैसे केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही थी। ये तो सही है। ये बताओ ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि आंसर साहब ऐसे दीजिए, सबसे ज्यादा 3 डिग्री अमीन होने चाहिए, बेसिक। क्यों, क्योंकि प्लस आई से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी के कॉन्जुगेट एसिड की। क्लियर। तो ये तो कहते हैं आंसर ये होना चाहिए 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे पीछे कौन होना चाहिए, अमोनिया। कहता है ये सबसे पीछे होना चाहिए। अगर मेरी बात सुनोगे तो, केवल इंडक्टिव देखोगे तो। पर इंडक्टिव के अलावा अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर आता है कौन, सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब स्टेबलाइजेशन बाय सॉल्वेंट। और आप देखिए, आप जैसे 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 नाइट्रोजन के ऊपर R ग्रुप लगाते जाओगे, क्या लगाते जाओगे, तो वाटर इस एन सोडियम पर, सॉरी, जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है उसको अप्रोच कम कर पाएगा। क्योंकि R ग्रुप जो होता है ना, आपके कार्बन हाइड्रोजन वाटर रिपेलेंट होते हैं, वाटर रिपेलेंट, हाइड्रोफोबिक। जो आपके कार्बन हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। मैं आपको समझाता हूं, रटने की जरूरत नहीं है। जितनी भी आपकी एल्केन्स हैं, ये इनका नेचर, जो आपके पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन ऑयल होता है, इवन वैक्स क्या होता है,
वो एल्केन्स होती हैं और ये कभी भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। अरे जो आप वो लगाते हो, क्रीम लगाते हो, लोशन लगाते हो, ये सारे वैक्स होती हैं, एल्केन्स होती हैं, पेट्रोलियम के साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। ये किसके? पेट्रोलियम के। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। जो हम कच्चा तेल कहते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, उससे डीजल अलग, पेट्रोल अलग, केरोसिन ऑयल अलग, गैस अलग, और उससे आपकी वैक्स अलग, जिसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट ग्रीस के तौर पर किया जाता है। तो आप देखो, ग्रीस को पानी में डालो, कभी सोल्यूबल ही नहीं होता है। आपके कपड़ों पर ग्रीस लग जाए कभी भी, ठीक है, तो आप कितना भी साबुन लगाइए उस पर, वो साफ। घर में देश से नुस्खा क्या होता था? पेट्रोल डालो तुरंत साफ हो जाता है। जलाना नहीं है कि परमानेंट ही साफ कर दिया। क्लियर? लेकिन पेट्रोल के अंदर वो क्या हो जाता है? डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी। तो जो आर पार्ट होता है, इसका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक, पानी को अपने से दूर भगाएगा। तो अगर पानी को दूर भगाएगा तो बताओ केटायन के पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कम आएंगे। अगर कम आएंगे तो सॉल्वेशन कम होगा। सही बात है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? पहले वाले का। सही बात है कि नहीं है? उसके बाद और सबसे कम सॉल्वेशन इसका होगा। तो सॉल्वेंट एक तो इस तरीके से आपको स्टेबलाइज कर रहा है। एक और तरीका होता है सॉल्वेंट के स्टेबलाइज करने का, जिसे हम क्या बोलते हैं? एच बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सॉल्वेशन क्या कहता है बताओ? सबसे आगे कौन होना चाहिए? अमोनिया। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद कहता है 3 डिग्री में आर ज्यादा आ जाएंगे, मैं अच्छे से सोल्वेट नहीं कर पाऊंगा। आइए अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर चल लेते हैं। एनसीईआरटी ने बढ़िया तरीके से समझाया है। कहता है देखो, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है? तो कहता है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ करने का मौका, इसको भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मौका, कहता है इसको भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मौका। आप बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। तो बताइए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमाल की यहां पर देखने को मिलेगी, गजब का स्टेबलाइजेशन। बताइए यहां पर कितने एच अवेलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? 3। तो बताइए हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? ऊपर वाले में ज्यादा है। फिर अगर अपन बात करें तो यहां पर तो कितने ही एच अवेलेबल हैं? 2 ही एच अवेलेबल हैं। और यहां पर तो कितने एच अवेलेबल हैं? मात्र 1 ही एच अवेलेबल है। तो ये तो उल्टा हो गया। सॉल्वेशन सबसे ज्यादा पहले वाले का। कहता है कि सॉल्वेंट कह रहा है कि मैं तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज इसी को करूंगा, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे वो सॉल्वेशन। लेकिन इंडक्टिव कह रहा है नहीं नहीं, मैं तो वहां हूं ही नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज इसको करूंगा। और दोनों ऑर्डर उल्टे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में होते तो पता लगाना थोड़ा आसान होता, पर ये सॉल्वेशन से सबसे ज्यादा स्टेबल है, पर इसमें तो सॉल्वेशन ना के बराबर है। यहां इंडक्टिव 0 है, यहां पूरा सॉल्वेशन से है। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सॉल्वेंट इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इंडक्टिव इसको सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आंसर थ्योरेटिकली नहीं आ सकता। अभी तो आपने केवल इस बात पर देखे हैं कि इसमें आर ग्रुप सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका सॉल्वेशन सबसे कम हुआ है। बल्कि आर कौन है? मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, इस पर भी डिपेंड करेगा। क्योंकि मिथाइल से ज्यादा बल्कि इथाइल, वो तो और वाटर को अपने से दूर धकेलेगा। इथाइल से बल्कि प्रोपाइल, वो तो और भी नजदीक नहीं आने देगा। तो उसका वाटर रिपेलेंट नेचर बढ़ेगा, पर साथ में प्लस आई भी बढ़ेगा। तो ये पूरा मामला एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। मैं ये कह सकता हूं हाल फिलहाल में कि आपकी स्टेबिलिटी इधर से इधर जाने पर बढ़ेगी। किससे? सॉल्वेशन। सॉल्वेशन कहता है कि स्टेबिलिटी उधर बढ़नी चाहिए, इंडक्टिव कहता है नहीं नहीं नहीं, स्टेबिलिटी तो नीचे की तरफ बढ़नी चाहिए। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, ये क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाई सॉल्वेंट। सही बात है कि नहीं है? बाई सॉल्वेंट का मतलब क्या बोल सकते हो आप? सॉल्वेशन। ये एकदम उल्टा मामला चल रहा है। तो अब आपको यहां भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहता है कि सबसे ज्यादा कौन होना चाहिए? अमोनिया। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर
3 डिग्री। ये कहता है नहीं, ये वो कहता है नहीं, ये। और अगर आपका पोलर सॉल्वेंट है तो तीनों मिक्स होकर आएंगे कि नहीं आएंगे। इसका मतलब आखिरी में डेटाबेस आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर दोस्तों मैं सॉल्वेंट गायब कर दूं, क्या कर दूं, गैस फेज ले लूं, सॉल्वेंट लूं ही, या फिर ऐसा सॉल्वेंट लूं जो सॉल्वेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही, तो फिर तो इंडक्टिव डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए दोस्तों जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बेसिक स्ट्रेंथ, क्या पूछ रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ इन इन गैस फेज, इन गैस फेज, किसमें बताना है, गैस फेज में, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, 3 डिग्री अमीन, सही बात है कि नहीं है। उसके बाद 2 डिग्री अमीन, सही बात है कि नहीं है। उसके बाद 1 डिग्री अमीन, और सबसे पीछे कौन रहेगा, अमोनिया। अगर लिख दिया है उसने गैस फेज तो आंसर ये आएगा। सबसे आगे 3, 2, 1 and it will be decided only by the inductive effect. Is it clear? पर अगर अपन बात करना चाहें बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर, बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर, तो बताइए वाटर तो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहां पर आपका आंसर आएगा अलग। इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कितने आर हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आर कौन है। यहां पर तो अगर अपन बात करना चाहें तो आंसर हमेशा यही आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप, नेचर ऑफ आर ग्रुप। कहता है आपका आर मिथाइल है, इथाइल है, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, 3, 2, 1 अमोनिया हमेशा आता रहेगा, पर यहां मामला अलग अलग रहेगा। इसमें आपका आंसर आएगा पहले 2 डिग्री अमीन, ध्यान से सुन लीजिए कौन आएगा, 2 डिग्री अमीन। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन, फिर आपका आएगा 3 डिग्री अमीन, और सबसे पीछे कौन रहेगा, अमोनिया। इफ आर आपका कौन है, आर आपका है मिथाइल। अगर मिथाइल है तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, देन अमोनिया, और आंसर आएगा 2 डिग्री सबसे आगे। उसके बाद 3 डिग्री, क्लियर। उसके बाद आपका 1 डिग्री, उसके बाद आपका अमोनिया। ये आएगा इफ आर इज इक्वल टू, बताइए क्या है, इथाइल। अगर आपका आर इथाइल है तो ये आंसर आएगा। मिथाइल को कई बार हम क्या लिख देते हैं, एमी, और इथाइल को क्या लिख देते हैं, ईटी, मालूम है कि नहीं है। तो देखो अब सुनो ध्यान से, अगर आप गैस फेज में देख रहे हो तो केवल डिसाइडिंग फैक्टर इज इंडक्टिव, और इंडक्टिव में तो साफ समझ में आ रहा था, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट, आर मिथाइल इथाइल क्या है, से फर्क ही, इसीलिए लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ एल्काइल, मिथाइल इथाइल कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा क्या आएगा, 3, 2, 1। लेकिन अगर आप वाटर में देख रहे हो तो आर कौन है इस पर डिपेंड करेगा। अगर आर मिथाइल है तो आंसर आएगा 2, 1, 3। अगर आर इथाइल है तो आएगा 2, 3, 1। अब पता है ये याद ही रखना पड़ेगा अल्टीमेटली, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है पर अल्टीमेटली याद रखना। अब आपके दिमाग में आएगा आर प्रोपाइल हुआ तो नहीं पूछेगा, आर ब्यूटाइल हुआ तो, क्योंकि ये डेटाबेस है और यही दो डेटा एनसीईआरटी ने दिए हैं, बाकी दिए ही, और ये ऑर्डर मल्टीपल टाइम पूछा गया है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब याद रखने का तरीका, याद रखने का, देखो इसमें अगर आप गौर से देखो तो नंबर पर देखो, ये क्या नंबर बन रहा है, 200, और ये नंबर क्या बन रहा है, 200। आपको याद तो है कि एक रहेगा 213 और एक रहेगा 200, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे कि 213 मिथाइल वाले में था या इथाइल वाले में। तो सिंपल सा है याद रखने का तरीका, बताओ इसमें कितना कार्बन है और इसमें, तो कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है, इथाइल वाले में, तो ये संख्या भी बड़ी है, देखो 231 बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 200, तो जिसमें कार्बन ज्यादा उसकी संख्या भी, मतलब इथाइल वाला 231 होता है
और मिथाइल वाला 213 होता है। आप बोलोगे सर ये ऐसा बदल क्यों गया? एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों फैक्टर मिलकर ये आंसर दे रहे हैं। अगर केवल गैस है तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर वाटर या कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो फिर आपको याद ही रखना पड़ेगा। मिथाइल इथाइल के अलावा कभी आपसे पूछेगा नहीं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी से उल्टा दीजिए। आप ये भी कह सकते थे कि सर ये सीधा ही लिखवा देते, क्यों 20 मिनट खराब किए हैं? अल्टीमेटली तो याद ही एनसीईआरटी ने 1.5 पेज खराब किया है। कितना पेज? आप समझिए, वो जब एक्सप्लेन नहीं करता है तभी छील के निकल जाता है, और जब वो एक्सप्लेन करता है तो किस कदर क्वेश्चन पूछेगा किसी को नहीं पता है। अगर मुझे पीवाईक्यू करवाना होता तो मैं सीधा आंसर करवा देता। 2 बार मैं बोलता, 3 बार आपसे बुलवा देता। मिथाइल में 213, इथाइल में 231, मिथाइल में 213, इथाइल में। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हो गया। इसका कोई मतलब पता है हम इसका काम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें सोल्वेशन का कोई इंपैक्ट आता, इसीलिए केवल एलिफेटिक की बातें होती, पर कई जगह पर उसको मिक्स किया जाता है। क्या किया जाता है? मिक्स, और रायता फैला दिया जाता है। क्या पता हमसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछे ही ना, हमसे तो स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस पूछ ले इन वाटर, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ केटाइंस इन गैस फेज। अभी तक बोली गई एक एक बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। इवन एनसीईआरटी तो यह भी मेंशन करता है कि मिथाइल आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन इथाइल या उससे बल्कि आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम भी हो रही है और आर की वजह से उस पर इफेक्ट भी आ सकता है, मतलब स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ सकता है उसकी। हालांकि आज तक जे एडवांस ने भी ऑर्डर ही पूछा है, वाटर लिखकर या फिर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखकर, गैस फेज, वाटर फेज। तो इसके केस में तो आपको 101% ध्यान रखना ही, मिक्स भी करेगा इसको दूसरों के साथ, और जब दूसरों के साथ मिक्स करेगा हम साफ मिलेंगे, क्योंकि हम वहां कॉन्सेप्ट लगा रहे होंगे। और ये तो क्या है? डेटा। सुलटा दिया है। आर मिथाइल है या फिर आर इथाइल है, तो फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। किसमें? वाटर में। आंसर कहां से आएगा? डेटा से। हाँ, आपको एक्सप्लेनेशन मालूम होनी चाहिए कि इन वाटर अकेला इंडक्टिव इफेक्ट केटाइन की स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं करेगा। कितने फैक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं? 3। कई बार वो तीनों फैक्टर लिख देता है कि द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एलिफेटिक अमीन इन वाटर इज डिसाइडेड बाय, तीनों फैक्टर लिखे आते हैं। तो 213 231 याद तो कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन घुमा तो फिर तुम भी ग्लोब की तरह घूमते हुए नजर आओगे। सुलटा दिया है दोस्तों। जीओसी को ढंग से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन में शुरुआत में ही हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो रेडिकल की पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? रेडिकल। एल्केन चैप्टर हमारा शुरू होगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, एकदम एनसीईआरटी के रिदम में, कहीं नहीं तोड़ेंगे एनसीईआरटी की सीक्वेंस। सुलटा दिया है। इतनी भारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी आंसर अल्टीमेटली याद होना 213 231। गैस फेज में भी यही रहेगा क्या?
किसमें? वाटर में या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर कुछ भी ना दिया तो फिर वाटर, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ किसमें निकाली जाती है? वाटर में। सुलटा दिया है भाई लोगों, और धीरे धीरे लिखेंगे। काफी लोगों के पास येलो कलर नहीं है, रेड भी नहीं है। सर येलो की बात कर रहे हो आप? अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा इस बातों का कि कलर सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ कर। ये जूता दिख रहा है मेरा? यहीं से मारूंगा राक्षस को, फेंक के गंजा हो जाएगा और आगे की 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगे। बताया जाएगा कि हमारे बाल क्यों नहीं है, कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो कभी वहां जाके पीटा था, वहां से बाल गायब हो गए। हाँ, दोनों जूते फेंकूंगा, बता रहा हूं तेरे को। ये कह रहा है कि 7 नहीं 14 पुरखे गंजे होने, एक से तो 7 पे इंपैक्ट आएगा। आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी लिखेंगे भाई। ठीक है, वापिस वापिस बह गए, हम बह गए हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसने मुझे बोला, मैंने उसको बोला, बात खत्म। यही। अब जिसने बोला मुझे पता भी नहीं किसने बोला, पर वो ऐसी कार्रवाई नहीं करे कि अच्छा आज इसने मेरी बेइज्जती कर दी, कल मैं इससे बदला लूंगा। बाज वाला जरूर बोलेगा उसको कि देख भाई आज तो तेरी गजब बेइज्जती हुई है। वो 3 दिन तक यही सोचेगा कि इससे बदला कैसे लूं मैं, और उस चक्कर में क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई तो मैं माफी मांगता हूं, आप जीत गए, मैं हार गया। अब इधर ध्यान दो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अगर क्वेश्चन सिंपल रहा तो ऑर्डर पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को घुमा भी सकता है कि बताइए किन किन फैक्टर्स पर वाटर में बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट नो डाउट, आपका सोल्वेशन एंड आपकी एच बॉन्डिंग, एच मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गैस फेज है तो आर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमेशा ही आंसर क्या आएगा? 3, 2, 1, क्योंकि 3 आर लगेंगे तो नो डाउट इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। तो गैस फेज में तो फिक्स है 3, 2, 1, नो एक्सेप्शन। बट वाटर के केस में आर क्या है और आर कितने हैं दोनों पर डिपेंड करेगा। आर मिथाइल है या फिर आर इथाइल है, उसके साथ साथ कि आर उस पर कितने हैं, 1 मिथाइल है, 2 मिथाइल है या फिर 3 मिथाइल। सुलटा दिया है। क्या लेट हो रहा है? वैन तेरे को चला के लेके जानी है कि राक्षस उसका टायर बदलेगा तू? मत छेड़ा करो मेरे को, ये कैमरा इसीलिए हटवाया हमने। तुम मास्टर के मजे लेने की कोशिश करते हो और डे 1 पर क्लियर कर देते हैं मास्टर कोई मजे देने वाली चीज, उसके बावजूद भी ये बात समझ में नहीं आती कि छेड़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। सुलटा दिया है। आज के लिए हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। एक बार वापस से सुनो ध्यान से, क्या इस लाइन का मतलब समझ में आया? कहता है इसमें फर्क नहीं पड़ता आर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो, आंसर 3, 2, पर यहां फर्क पड़ेगा। 213 तभी होगा जब आर मिथाइल होगा, 231 तभी होगा जब आर इथाइल होगा। अब आप बोलोगे आर प्रोपाइल हुआ तो बदल सकता है, हमें नहीं पता, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ मेंशन ही नहीं किया है तो वाटर में बताना।
बेसिक्स टैंक पूछ रहा है पर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो फिर हमें ये वाले आंसर देने हैं। इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन तो हमें यही देना है। हालांकि वो साफ साफ लिख के बोलता है कि गैस फेज है या फिर आपका वाटर है। ठीक है, चलिए मैं बाहर अवेलेबल हूं, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। इवनिंग में भी आपका डाउट टाइम रहता है, आप तब भी पूछ सकते हैं। मॉड्यूल की ईमानदारी से सॉल्व करें।